हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विद अनुराग पर। बच्चों, हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कि 11th के लास्ट सेक्शन और 12th के लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे रही है, उसमें हमने IUPAC नेमिंग और क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया। आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो फिर हमें हाइड्रोकार्बन्स, फिर उसके बाद एल्कोहल, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर वगैरह की रिएक्शंस पढ़नी है, या यूँ कहिए कि आगे अब हम लोग धीरे धीरे रिएक्शंस की तरफ चल रहे हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जब कभी रिएक्शन हम लिखेंगे ऑर्गेनिक में तो हमको ये समझना होगा कि जो पुराने बॉन्ड्स हैं, जो ओल्डर बॉन्ड्स हैं, वो टूट कैसे रहे हैं और प्रोडक्ट में नए बॉन्ड्स बन कैसे रहे हैं। ये चीज़ जो स्टूडेंट जितना अच्छा समझेगा वो उतनी अच्छी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस लिखेंगे, है ना। तो इस चीज़ को, बॉन्ड को तोड़ना और नए बॉन्ड्स को फॉर्म करना, बोला जाता है बेटा सिंपल लैंग्वेज में मैकेनिज्म, यानी कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अब मैकेनिज्म की तरफ। तो जब हमने बात की कि बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड्स बनेंगे, तो ये क्लियर है कि जब हम मैकेनिज्म लिखेंगे तो हमें समझना होगा कि बॉन्ड्स का क्लीवेज कैसा होता है, बॉन्ड कैसे टूटते हैं। बॉन्ड मतलब आप समझ रहे हो ना, कि जैसे मान लो एक कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बना है, सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन इसमें इस कार्बन एटम का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम का है। अब बॉन्ड के टूटने का क्या मतलब हुआ? व्हाट इज द मीन बाय क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, लिसिस ऑफ बॉन्ड। लिसिस ऑफ बॉन्ड का मतलब ये हुआ कि ये जो शेयर्ड पेयर है, इन दोनों एटम के बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर आप देख रहे हो, क्या ये इस कार्बन पे आ जाएगा या फिर दोनों हाफ हाफ डिवाइड कर लेंगे? कुछ ऐसा, दो ही चांस है कि या तो पेयर कोई एक इलेक्ट्रॉन उठा ले जाए, या तो इस पेयर को हाफ हाफ बांट लें, दोनों शेयर्ड पेयर जो है, जो साझे का इलेक्ट्रॉन है। तो यही चीज हमें समझनी है कि एक बॉन्ड जो है कितने तरीके से, कितने ढंग से टूट सकता है। मतलब हमारी हेडिंग है आज के टॉपिक की, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड्स, बंधों का विदलन। इसको हिंदी में बोलते हैं बंधों का विदलन। तो ये टू कैटेगरी में आप देखोगे बेटा, इसमें टू कैटेगरी है। अभी हमने देखा कि टू चांसेस हैं, यहाँ पे टू पॉसिबिलिटीज हैं। पहली जो पॉसिबिलिटी है वो है कि जब शेयर्ड पेयर दोनों इलेक्ट्रॉन्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो इसको आप बोलते हो संविदलन या सम्मित विदलन, है ना। होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज या होमोलिसिस, इसको सिंपली आप बोलते हो होमोलिसिस, या फिर इसी को बोलते हो सिमेट्रिकल क्लीवेज। ऐसे ही है विषम विदलन, या इसको इंग्लिश में बोलेंगे हेट्रोलिटिक क्लीवेज, हेट्रोलिटिक क्लीवेज या फिर हेट्रोलिसिस, या फिर असिमेट्रिकल क्लीवेज, ये नाम है इनके। तो होमोलिटिक क्लीवेज का क्या मतलब है? जैसे मान लो ये कोई AB बना हो, AB बॉन्ड हो, A और B के बीच बना हो, ये जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन A पर, एक इलेक्ट्रॉन B के साथ। दूसरी कंडीशन क्या है विषम विदलन में? A B है, अब मान लो B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की जो कैपेसिटी है, इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की, वो ज्यादा हो, तो ये B की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, तो A प्लस बनाएगा एंड B पे माइनस आ गया, माइनस आया, साथ में लोन पेयर भी आया, इसी से नेगेटिव चार्ज आया है। तो यहाँ ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज देखते हो, इनको बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या नाम दिया जाता है? फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक। इनको, इसमें जो ये पॉजिटिव आयन है, इसको हम बोलते हैं कैटायन, या अंग्रेजी में बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे धनायन, इसको बोलेंगे एनायन या फिर ऋणायन। अब कब होमोलिसिस होगी, कब हेट्रोलिसिस होगी? बॉन्ड मान लो वही है, तो फिर क्या होने वाला है? कब होमोलिसिस हो जाती है, कब हेट्रोलिसिस हो जाती है? तो होमोलिसिस तब होगी बेटा जब इनमें से कुछ रहने वाला है, जैसे नॉन पोलर बॉन्ड हो, अध्रुवी बंध हो। अध्रुवी बंध का मतलब कि जैसे इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो हो
वो ऑलमोस्ट जीरो हो, विद्युत ऋणात्मकताओं का अंतर लगभग शून्य हो। या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट हो, कोई ऐसा सॉल्वेंट यूज किया गया हो इसमें जिसमें कोई पोलैरिटी ना हो, कोई ऐसा विलायक यूज किया गया हो जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस ना आ रहे हो, जैसे मान लो आपने बेंजीन यूज कर लिया हो। ठीक है, फिर जो है तीसरी कंडीशन है सनलाइट की प्रेजेंस होने पर, मान लो यहां सनलाइट की प्रेजेंस है तभी ऐसा होने वाला है, या हाई टेम्परेचर, उच्च ताप रहे तब ऐसा होता है, या किसी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस रहे, है ना, जैसे C6H5COOO, ये बेंजोइल पेरोक्साइड है। इन सब के प्रेजेंस में बेटा होमोलिसिस होती है और इनके लगभग रिवर्स में हेट्रोलिसिस होती है। मतलब क्या है कि पोलर सॉल्वेंट हो, पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर हो, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, इसमें ध्रुव होते हैं H+ OH- टाइप के, या फिर पोलर बॉन्ड हो। पोलर बॉन्ड मतलब जैसे मान लीजिए कि एक कार्बन है तो दूसरा क्लोरीन हो, इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ठीक ठाक डिफरेंस रहे, है ना। जितना डिफरेंस बढ़ता जाएगा विद्युत ऋणात्मकता का, तो जाहिर बात है कि एक इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है तो खींच ले जाएगा इलेक्ट्रॉन, दोनों सेम है थोड़ी ना खींच पाएंगे तब, है ना। तीसरी चीज लो टेम्परेचर हो, निम्न ताप हो, तब इसकी संभावना ज्यादा हो जाती है, पॉसिबिलिटी। बाकी ये HNu की एब्सेंस और पेरोक्साइड की एब्सेंस का कोई मतलब नहीं। ये क्या है, बेंजोइल पेरोक्साइड है। ये क्या है, ये बेंजोइल पेरोक्साइड है। तो ये कार्बनिक पेरोक्साइड की उपस्थिति, इसमें क्या पोलर यानी कि ध्रुवी विलायक, ध्रुवी बंध या निम्न ताप में से कोई एक हो, ये और है, समझ में आ रही बात की नहीं। ये जैसे पोलर बॉन्ड है, लो और न लिखो, ये लो टेम्परेचर रहेगा तो ये फेवरेबल होता है। तो आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि किसकी प्रेजेंस में क्या होने वाला है। तो अब होमोलिसिस जब होगा तब क्या होने वाला है, हेट्रोलिसिस जब होगा तब क्या होने वाला है, ये हम समझते हैं बेटा। मिटा दें इसको। अगर ये तो होमोलिसिस हेट्रोलिसिस आपने समझ लिया। अब अगर यहां पे कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं तो क्या होता, ये समझेंगे और फिर वहीं से हम लोग कुछ नई चीजें, रिएक्शन इंटरमीडिएट वगैरह टाइप की हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां 3 कंडीशंस अराइज हो रही हैं कि जैसे मान लो कार्बन कार्बन बॉन्ड था और यहां पे सनलाइट की प्रेजेंस दे दी गई। ठीक है, HNu दे दिया गया या कोई पेरोक्साइड दे दिया गया या हाई टेम्परेचर दे दिया गया, तो इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे दोनों कार्बन्स के बीच में। मतलब कुछ ऐसा, एक इलेक्ट्रॉन यहां आया, दूसरी चीज सिंगल इलेक्ट्रॉन यहां भी आया, तो ये फ्री रेडिकल तो कहे ही जाते थे। अब चूंकि कार्बन है इसमें तो इनको आप नाम दोगे कार्बन फ्री रेडिकल। ऐसे ही क्या होने वाला है, ये मान लो कार्बन किसी नॉन मेटल, हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल या हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल के साथ जुड़ा है, जैसे क्लोरीन के साथ, तो ये बॉन्ड क्लोरीन ले जाएगा पूरी तरह से, एक कंप्लीट एक फुल एरो दिखानी है, ये हाफ एरोज हैं। ये लो टेम्परेचर पे मान लो रिएक्शन हो रही थी, तो एक कार्बन पे प्लस आया और क्लोरीन पे नेगेटिव आयन आया, एक लोन पेयर लेके गया, तो एक कार्बन पे प्लस आया हुआ है, तो इसको बोलते हो आप कार्बोकैटायन। हिंदी में बोलोगे कार्ब धनायन, जैसे इसको कार्बन मुक्त मूलक बोलते थे आप। ठीक है, और फिर ये कार्बन से दैट किसी मेटल ने एक कोवैलेंट बॉन्ड बना रखा था, तो यहां मेटल अपना चार्ज इस कार्बन पे छोड़ देगा, तो एक कार्बन हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज्ड, एक लोन पेयर इसके पास रहेगा, जो ये पेयर यहां पे आया, जिधर एरो की डायरेक्शन है वो पेयर उसी पे चला गया इलेक्ट्रॉन का, और ये हो गया मेटल पे पॉजिटिव चार्ज। मेटल से हमें कोई लेना देना नहीं, यहां हमारा फोकस है, ऑर्गेनिक में इन्हीं का रोल है। तो ये हो गए कार्ब एनायन, या इसको आप बोलते हो कार्ब ऋणायन, इसको आप बोलते हो कार्ब ऋणायन। तो ये तीनों स्पीसीज, ये होमोलिसिस में बना, ये समविदलन के दौरान बना बेटा, और ये दोनों ही स्पीसीज नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही ये बनते हैं हेट्रोलिसिस के दौरान, है ना।
कार्बन फ्री रेडिकल यानी कार्बन मुक्त मूलक, कार्ब धनायन और कार्बोडायन, कार्बोकैटायन एंड कार्बोनायन, ये तीनों ही बेटा बोले जाते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट या अभिक्रिया मध्यवर्ती बोलते हैं हिंदी में। इंग्लिश में ही जानना, हिंदी बड़ी टफ लगती है इसकी, है ना। रिएक्शन इंटरमीडिएट का मतलब क्या हुआ कि ये रिएक्शन के दौरान थोड़े टाइम के लिए बनते हैं, बट प्रोडक्ट कैसा होगा ये यही डिसाइड करते हैं। बनेंगे बहुत छोटे टाइम के लिए, लेकिन प्रोडक्ट कितना मेजर प्रोडक्ट अभी आगे आप समझेंगे, मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट्स बनते हैं एक साथ, कोई ज़्यादा रहेगा कोई कम रहेगा। जो भी मेजर प्रोडक्ट बनता है वो स्टेबल वाले से बनेगा। ये कितने स्टेबल हैं, कितने स्थायी हैं, उतना ही बढ़िया प्रोडक्ट मिलने वाला है। जैसे देखो, आपने 10th तक की जब पढ़ाई की तो आज से आपने 10 साल पहले, 10 साल की पढ़ाई एटलीस्ट, वो भी LKG UKG पढ़ा तो 11-12 साल हो गए टोटल। 12th के बाद बेटा आप ना जाने कितने साल तक पढ़ने वाले हैं। कोई बीटेक करके ही जॉब में आ गया, BSc करके आ गया, कोई BA करने लगा, सिविल सर्विसेज में चला गया, कोई PhD किया, बहुत और लंबा खिंच गया उसका टाइम पीरियड, है ना। तो इसके बाद 12th के बाद पता नहीं कितना टाइम आपको देना है, बट आपके कैरियर का जो मेन डिसीजन होता है वो कहीं ना कहीं 11th-12th की पढ़ाई डिसाइड करती है। तो इसको आप क्या बोलते हो, इंटरमीडिएट। जैसे आपके कैरियर में इंटरमीडिएट की क्लासेज इंपॉर्टेंट हैं, वैसे ही आपके इन रिएक्शंस में ये फ्री रेडिकल्स इंपॉर्टेंट है। अब फ्री रेडिकल की 3 कैटेगरी है। जैसे आप जब इंटरमीडिएट में होता है कोई स्टूडेंट तो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स वगैरह लेता है, वैसे ही यहाँ पर आपको 3 टाइप के रेडिकल्स जो दिख रहे हैं, कार्बन फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट्स जो दिख रहे हैं, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट्स एंड कार्बोनायन इंटरमीडिएट्स, ये कैसे हैं और इनकी स्टेबिलिटी कैसी है, इसी से डिफाइन होता है कि रिएक्शन का प्रोडक्ट कैसा होगा। ठीक है, तो एक एक की स्टेबिलिटी हम लोग समझ लेते हैं कि कार्बन फ्री रेडिकल कब स्टेबल होगा, कार्बोकैटायन कब स्टेबल होगा और कार्ब एनायन कब स्टेबल होगा। बेटा इनको समझना बहुत जरूरी है, तभी आप आगे प्रोडक्ट्स बना पाएंगे किसी रिएक्शन के। जैसे आपने कार्बन फ्री रेडिकल की बात की, कार्बन फ्री रेडिकल बहुत हाईली रिएक्टिव क्यों होंगे या ये अनस्टेबल क्यों होंगे, क्योंकि इनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 to 4 to 6 and 7, इनका अभी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इनको एक इलेक्ट्रॉन की नीड है। मतलब ये किस तरह की स्पीसीज हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज हैं। बाकी इनका हाइब्रिडाइजेशन वगैरह आप निकाल लीजिएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, अभी पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो वो मसला नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, मतलब ये ऐसे हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अगर कोई ऐसा ग्रुप आके इसमें जुड़ जाए जो इलेक्ट्रॉन को बढ़ा, इलेक्ट्रॉन इनको ऐड कर रहा हो, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो, तो इनके स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। आगे अभी हम डिस्कस करेंगे बेटा कि 2 तरह के ग्रुप्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता ग्रुप जो होते हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे +I ग्रुप के फॉर्म में, +I समूह के रूप में। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं वे कहे जाते हैं -I ग्रुप। रिपीट करिए इसको आप, इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन देने वाला +I, इलेक्ट्रॉन लेने वाला -I। तो अब एक चीज ये बताइए, इनको है इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट, इनको स्टेबल कौन बनाएगा, इलेक्ट्रॉन देने वाला या इलेक्ट्रॉन लेने वाला। इनको चाहिए थे पैसे, ठीक है, ये पैसे देने वाले हैं, ये पैसे लेने वाले हैं। अब इनके इसके पास बेचारे खुद ही गरीबी चल रही है, ये पैसा खींचने वाले लोग आ गए, डाकू आग जुड़ गए हैं, चोर जुड़ गए इससे, तो इसके पास जो बचा खुचा है वो भी खींच ले जाएंगे, इसको अनस्टेबल बना देंगे। और कोई आ गया दानी आदमी, ओ लो ये 2 लाख रुपए रखो, है ना, तो आके दे दिया इलेक्ट्रॉन तो स्टेबल हो जाएगा। हाँ, जो जरूरत थी वो पूरी हो गई। इसका ये मतलब हुआ कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, जो कार्बन मुक्त मूलक हैं, कार्बन मुक्त मूलकों का जो स्थायित्व है वो +I ग्रुप के साथ बढ़ता है, +I समूह के साथ बढ़ता है और -I समूह के साथ घटता जाता है। ये हिंदी में आप समझ लेंगे, कार्बन मुक्त मूलकों का स्थायित्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है +I समूह के, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है -I समूह के। तो एक एग्जांपल हम लोग करते हैं, जैसे मान लीजिए CH3H, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन हो,
सी एच थ्री को आप आर दिखा दो। आप जानते हो कि आर मीन्स एल्किल ग्रुप होता है, आर आर एच सी आर 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 एक इलेक्ट्रॉन। ये 1 डिग्री बोला जाता है, 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। प्राथमिक कार्बन मुक्त मूलक, द्वितीयक और ये तृतीयक, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो बेटा ये बताइए, प्राइमरी सेकेंडरी आप समझ रहे हैं, जैसे ये कार्बन है, इस पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया फंक्शनल कार्बन। इस पर जितने एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, जितने कार्बन सराउंड करते हैं, वो इसका डिग्री बन जाता है। तो यहाँ एक एल्किल ग्रुप है तो इसकी डिग्री 1, यहाँ 2 है तो इसकी डिग्री 2, यहाँ 3 है तो इसकी डिग्री 3। अब जितने एल्किल ग्रुप, आप एल्किल ग्रुप होता है प्लस आई ग्रुप, तो आप बताओ इसमें सबसे स्टेबल कौन होगा? इसमें 1 प्लस आई, इसमें 2 प्लस आई दिख रहे हैं, इसमें 3 प्लस आई दिख रहे हैं, प्लस आई एंड प्लस आई। प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाले, इसको मदद की जब जरूरत थी तो केवल एक आदमी मदद करने वाला था। यहाँ कितने थे? 1 2, 2 आदमी मदद करने वाले, यहाँ 1 2 3 आदमी मदद करने वाले। तो कौन स्टेबल ज़्यादा हो पाएगा? ये 3 डिग्री वाला। जितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने वाले ग्रुप मिले, इसकी स्टेबिलिटी उतनी बढ़ गई, स्थायित्व इसका बढ़ गया। तो इस तरह से कहीं भी आपको पता लगाना होगा कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में कौन स्टेबल है, तो इस कॉन्सेप्ट से आप पता लगाएंगे। अब कार्बोकैटायन एंड कार्बेनायन की बात हम लोग कर लेते हैं। कार्बोकैटायंस एंड कार्बेनायंस की बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए कार्बोकैटायंस क्या है? सी, यहां प्लस है, मतलब ये भी क्या हुए? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हुए। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मतलब ये कार्ब धनायनों की बात हो रही है, कार्बोकैटायंस की बात हो रही है। और इधर हम बात कर रहे हैं कार्ब एनायंस की, कार्ब रिडायनों की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन पेयर भी होगा। ये तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 to 4 to 6। तो इनको भी कौन बनाएगा स्टेबल? जो इनको इलेक्ट्रॉन दे दे। इलेक्ट्रॉन देने वाला मतलब प्लस आई, इलेक्ट्रॉन लेने वाला मतलब माइनस आई। तो कार्बोकैटायंस की जो स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लस आई ग्रुप, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है माइनस आई ग्रुप। और इनकी अगर बात की जाए तो देखो 2 to 4 to 6 to 8, इनके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन है। तो फिर ये रिएक्टिव क्यों होते हैं? ये क्यों क्रिया करते हैं बहुत? क्योंकि इनके पास है बेटा एक नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, ये इनको अनस्टेबल बना देता है। तो इनके पास तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तो इनको पॉजिटिव कौन बनाएगा? जो इनका नेगेटिव ले ले, मतलब जो इनसे इलेक्ट्रॉन खींचे, ठीक है। तो इनकी जो स्टेबिलिटी है, ये इलेक्ट्रॉन इफिशियंट है, इलेक्ट्रॉन इनके पास खूब ज़्यादा पड़े हुए हैं। तो इनकी स्टेबिलिटी जो होगी, इनका जो स्थायित्व होगा वो माइनस आई ग्रुप के साथ बढ़ेगा। माइनस आई ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन लेने वाला, और इनका स्थायित्व घटेगा किसके साथ? प्लस आई ग्रुप के साथ। अब भाई इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है या नहीं है? खुद ज़्यादा है, और लोग ला के इसको इलेक्ट्रॉन देते जा रहे हैं, है ना। तो मामला गड़बड़ा जाएगा कि नहीं गड़बड़ा जाएगा? स्टेबिलिटी गड़बड़ हो जाएगी। तो अगर हम ऐसे बनाएं, कहीं पॉजिटिव चार्जेस हैं, एक एल्किल ग्रुप 2 हाइड्रोजन एटम, 2 एल्किल ग्रुप सिंगल हाइड्रोजन, 3 एल्किल ग्रुप नो हाइड्रोजन, और पॉजिटिव चार्जेस थे। इसको है इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट। यहाँ इलेक्ट्रॉन देने आए एक ग्रुप, यहाँ इलेक्ट्रॉन देने आया 2 ग्रुप्स, यहाँ इलेक्ट्रॉन देने आ रहे हैं 3 ग्रुप्स। तो आप बताओ स्टेबिलिटी कब ज़्यादा मिलेगी? जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा इसको, उतनी इसके लिए अच्छी चीज़ है। तो जितने प्लस आई ग्रुप, जितने ज़्यादा प्लस आई ग्रुप्स, स्टेबिलिटी उतनी बढ़ती चली गई। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। और एक बात याद रहे, स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा रहेगी, रिएक्टिविटी उतनी कम हो जाएगी। जो जितना स्थायी होगा उसकी क्रियाशीलता उतनी कम होगी। अब घर में पड़े हुए हो, सोए हुए हो, तो आप कहाँ क्रिया कर पाएंगे? बाहर निकलना पड़ेगा ना, देश दुनिया समाज में, है ना। यहाँ क्या है बेटा, इसके जस्ट अपोजिट है कि मान लो कोई एल्किल ग्रुप नहीं था, 0 डिग्री एक तरह समझ लो, मेथिल आयन था,
और उसके बाद एक एल्किल ग्रुप दिखा, जैसे इसको मेथिलीनियम बोलते हो, IUM लगा दिया जाता है, एथिल है तो एथिलीनियम आयन पॉजिटिव अगर दिख रहा है। यहाँ पे 2 एल्किल ग्रुप्स हैं, यहाँ पे फिर 3 एल्किल ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो एल्किल ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। यहाँ कोई एल्किल ग्रुप नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। तो ये कार्बन मना करेगा, करे नहीं चाहिए हमको इलेक्ट्रॉन, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अब यहाँ एक लोग दे रहे थे, यहाँ 2 आ गए, नहीं नहीं लो लो लो, कह रहा नहीं भाई नहीं चाहिए, जितना इलेक्ट्रॉन इसको दोगे उतना वो अनस्टेबल होता जाएगा, क्योंकि उसके पास तो खुद ही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो इसमें मोस्ट स्टेबल ये मिला, डिग्री के साथ स्टेबिलिटी इसकी घटती जा रही है, ठीक है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 0 डिग्री है एक तरह से मेथिल वाला। तो यहाँ डिग्री के साथ स्टेबिलिटी क्या होती है, घटती जाती है। तो इस तरह से आप कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन, कार्बेनायन से, या यूं कह लीजिए रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी को समझ सकते हो। जो आने वाली रिएक्शन में, जैसे मान लो कहीं पॉसिबिलिटी बनेगी 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है एक रिएक्शन में, तो आप मेजर प्रोडक्ट किससे बनाओगे, 2 डिग्री कार्बोकैटायन से। लेकिन अगर कार्बेनायन रहेगा 1 डिग्री 2 डिग्री, तो आप 1 डिग्री वाले से बनाओगे, क्योंकि कार्बेनायन 1 डिग्री ज़्यादा स्टेबल था और कार्बोकैटायन 2 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल था। तो इस तरह से हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के स्टेबिलिटी का ऑर्डर समझ लिया, और ये मैकेनिज्म हम लोगों ने एक तरह से शुरू कर दी है। अब अगली क्लास में हम लोग कुछ इफेक्ट्स वगैरह, कुछ रिएजेंट्स वगैरह समझेंगे कि किस तरह से रिएक्शन अप्रोच होता है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल्स का, और रिएक्शन कैसे आगे बढ़ती है, कुछ इफेक्ट्स हम लोग देखेंगे। और इस तरह से हम लोगों ने रिएक्शन इंटरमीडिएट्स को ख़त्म किया। मैकेनिज्म में अगले स्टेप में जाने के लिए अब हम लोग तैयार हैं। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।